Hello friends and welcome to my YouTube channel Science Zone and I am मनोज कुमार with you। और टुडे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर और स्केलर के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू जेईई मेंस नीट एंड एडवांस के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर आप वेक्टर नहीं जानते, स्केलर के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं है, तो आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल बनाने में मतलब अच्छा फील नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं बना सकते। तो न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों के कंसेप्चुअल के लिए वेक्टर बहुत ज़रूरी है। वेक्टर बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, अधूरा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़, और इसके बारे में देखेंगे डिस्कस में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का मतलब कि अच्छा, एक और बात है कि अगर आप मेरे नए चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। अगर आप इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा और आपको भी आपको इसका फ़ायदा होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें, और बताएंगे कि कैसे वेक्टर सम, स्केलर सम वगैरह वगैरह सब चीज़ तरह का यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। वेक्टर्स का एक बेसिक डिफिनेशन होता है, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, कि जिनके डायरेक्शन होते हैं और जिनका मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनके डायरेक्शन होते हैं और मैग्नीट्यूड भी होते हैं, उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है कि हम वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वेक्टर। वेक्टर्स वो क्वांटिटी हैं जिनके डायरेक्शन हो, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड और प्लस एक और टर्म है जिनका होना बहुत जरूरी है कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तब हम उसको वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे कि अभी हम बताते हैं, सबसे आसान है कि हम कोई चीज़ को लेते हैं, सबसे पहले लेके आ सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमारा लेक्चर वहाँ साइंस जोन के प्लेलिस्ट में दिया हुआ, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है प्लस उसका मैग्नीट्यूड भी है, एक फिक्स डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, तो इस तरह की टर्म को हम लोग वेक्टर कर सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे अच्छी बात कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते कि कोई रिप्रेजेंटेशन तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कोई एक बोल्ट लेटर से। जैसे ये बहुत ही पुराना है, लेकिन जैसे मान लेते कोई ए वेक्टर है, तो या तो इसको बोल्ट करते हैं, इसको बोल्ट लेटर से दिखाते हैं, और या उसके ऊपर एरो दिखा देते हैं। ठीक है, या एक और तरीका है, यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं कैप से। ठीक है, इस तरह का चीज़ें होता है कि हम वेक्टर को डिनोट करते हैं कि या तो उस वेक्टर क्वांटिटी को जिसको हमको डिफाइन करना, मान लेते कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको या तो बोल्ड लेटर में लिखेंगे या उसके ऊपर एरो दे देते हैं या उसके ऊपर कैप देते हैं। इस तरह से हम वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है या तो कोई एक चीज़ मिसिंग हो, या तो उनका मैग्नीट्यूड नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, या वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल ले सकते हैं मास का,
स्पीड का, जैसे स्पीड मास हम बता देते हैं कोई क्वांटिटी है इस तरह का, तो उसका डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मान लेते 1 kg फ्लोर है, तो 1 kg में हम ये नहीं बता सकते कि वो किस डायरेक्शन में, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हम बता सकते। जैसे कोई बस जा रही है धनबाद से रांची की तरफ, तो इसमें एक डायरेक्शन मिलता है कि धनबाद टू रांची, ठीक है, धनबाद टू रांची, तो ऐसे जगह पर हमको डायरेक्शन मिलता है। या कोई बस रांची से धनबाद आ रही है, तो हमको पता है कि रांची से धनबाद का डायरेक्शन पता चल रहा है, तो ऐसे चीज़ों को हम डायरेक्शन के साथ बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह का जो नोटेशन होता है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेक्टर को अगर हम बताना चाहेंगे नॉर्मली कि कोई एक वेक्टर है, मान लेते वो ए वेक्टर ही है, तो ये जो एरो वाला है उसको बोलते हैं हेड, जो एरो रहता है उसको बोलते हैं हेड, और जो लास्ट में एरो नहीं है उसको बोलते हैं टेल। किसी भी वेक्टर का एक हेड होता है, एक टेल होता है, और ये जो लेंथ है जितना बड़ा रहेगा ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है कि ये क्या है, ये इतना मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर मान लेते कोई एक और वेक्टर लिखते हैं बी वेक्टर, तो इसका मतलब लेंथ से कंपेयर करेंगे तो हम जान सकते हैं कि ये वेक्टर बी वेक्टर से बड़ा है, क्योंकि लेंथ डिसाइड करता है। और एक और बात है कि ये दोनों पैरेलल है। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन एक तरफ है, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल है। इससे ये भी पता चलता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है और ए वेक्टर ग्रेटर देन बी वेक्टर है। एक और चीज़ बता देते हैं, मान लेते एक और वेक्टर है जिसका नाम सी वेक्टर दे देते हैं, ठीक है। तो सी वेक्टर बी वेक्टर का एंटी पैरेलल है, सी वेक्टर बी वेक्टर का एंटी पैरेलल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ओके। इस तरह कुछ बेसिक चीज़ें है। तो वेक्टर में 2-3 एग्जाम्पल हम दे देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फोर्स, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम वेक्टर के बारे में बता देते हैं। जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं, ओके। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आता है कि हम तरह तरह के चीज़ों को डिफाइन करते हैं। वेक्टर सिर्फ एक तरह का वेक्टर नहीं है, वेक्टर बहुत तरीका है। जैसे एक स्पेशल चीज़ है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिट वेक्टर का अगर हम बात करना चाहेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करीब करीब हर तरह का न्यूमेरिकल में यूनिट वेक्टर आता ही है या उसको डिफाइन करने पड़ता है। यूनिट वेक्टर का अगर बात करें तो कुछ करना नहीं है इसमें, कि जो भी गिवन वेक्टर है, जो भी गिवन वेक्टर है उसके वेक्टर के उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए और उसका जो डायरेक्शन है उसी वेक्टर के अलग होना चाहिए जो गिवन है। मान लेते हैं कि कोई ए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, नॉर्मली इसको एन कैप से डिनोट करते हैं, एन कैप, ये कैप बोलते हैं, ये एन वेक्टर है। तो एक इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर अगर बात करेंगे तो मान लेते कि ए ही वेक्टर था जिसको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे देखने में बहुत आसान लग रहा है कि कैसे निकालें, बहुत इजी से निकाल सकते हैं कि एन वेक्टर निकालना है या तो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जो गिवन वेक्टर रहेगा, यहाँ पर हमारा ए वेक्टर गिवन वेक्टर है, तो ए वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट होता है और वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेक्टर दिया हुआ, ओके। ये बहुत ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमको निकालना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर। एक्चुअली में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर का, कि किसी भी दो वेक्टर का ऐड कैसे करते हैं। ये नॉर्मल नहीं एडिशन होता है, ये इट्स एडिशन में बहुत सी बातें ध्यान में रखा जाता है। ये नॉर्मल एडिशन होता है तो किसी तरह से ये जैसे कि 2 + 2 4 इस तरह का एडिशन नहीं, इसमें इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि उसका डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हाँ, जैसे मान लेते कि कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो नॉर्मली हम लोग जब बोलेंगे कि एडिशन करना तो ए प्लस बी या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो पिछला जैसे 9th क्लास में थोड़ा मोड़ा अगर पढ़े हैं तो उसमें क्या होता था कि नॉर्मली अगर हम डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते, कोई बॉडी जैसे पोजीशन ए से बी गया और बी से सी जाता, ठीक है, तो इस कोई बॉडी को ए से बी गया और बी से सी गया, तो इसका अगर रिजल्टेंट का बात करें कि वो गया कितना तक, वो सी तक गया, और सी तक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, नॉर्मली वो ए से सी को मिला देते हैं, तो ये रिजल्टेंट हो जाता है कि ए से सी तक। तो ये तो नॉर्मल उस तरह की बात है, लेकिन इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हमको नहीं पता है कि इसके बीच का एंगल क्या है या वगैरह। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग एक एडिशन लॉ है जिसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये बहुत ही इजी होगा समझने के लिए, बस ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए जैसे मान लेते कोई एक वेक्टर दिया हुआ जिसका हम नाम दे देते ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, और इस पोजीशन का नाम देते ए पॉइंट का, ठीक है, ये ए वेक्टर है। और कोई एक और वेक्टर है वो कहीं पर भी है, मान लेते यहाँ पर है, ठीक है, तो और इसका नाम दे देते हैं बी वेक्टर। ठीक है, और ये बी वेक्टर है, इसको डायरेक्शन दे देते हैं। अगर मान लेते हैं इन दोनों का एडिशन करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, तो नॉर्मली क्या करते हैं कि वेक्टर को ना पैरेलली शिफ्ट कराते हैं, और पैरेलली जब भी कोई चीज़ शिफ्ट होती है तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसका जितना मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, ना तो इसको रोटेट करा रहे, जब तक हम इसको रोटेट नहीं कराएंगे इसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा, तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड रहेगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसको लेके आते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी वेक्टर को एडिशन करते हैं तो दोनों के बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इसको जब हम इस तरह शिफ्ट करते हैं, ये वेक्टर को यहाँ पर, ठीक है, और ये हो गया बी वेक्टर। तो एक ध्यान दीजिए कि इसमें ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ था और बी वेक्टर उस पे है, तो ये ए और बी के बीच में कुछ एंगल है, मान लेते कि वो एंगल थीटा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो हम इसका जो रिजल्टेंट है कि कोई पार्टिकल ए से बी गया और बी से सी गया, तो ये जो ए सी होगा उसका रिजल्टेंट होगा। तो हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ओ सी रिजल्टेंट होगा। अभी क्या करते हैं ना कि हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि रिजल्टेंट वेक्टर, अगर इसको हम मान लेते हैं आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, यहाँ थोड़ा सा कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और ये आर है, दोनों का रिजल्टेंट। तो नॉर्मली हम अगर वेक्टर का एडिशन लिखना चाहेंगे कि गिवन वेक्टर क्या है, वो है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, सॉरी बी स्मॉल में होना चाहिए, बी वेक्टर, कि दो गिवन वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, और एंगल क्या है, एंगल बिटवीन देम वो है थीटा। तो ऐसे टर्म में हम अगर मान लेते रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर को निकालना चाहेंगे तो वेक्टर सम होता है नॉर्मली आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट ये एक्चुअली में इतना आसान नहीं है। इसको निकालने के लिए जब हमको पता होता है कि हमको वेक्टर सम करना है तो उसके दोनों टर्म को बताना कि उसका मैग्नीट्यूड भी बताना और उसका
डायरेक्शन में। ओके, तो ऐसे टर्म में क्या करेंगे कि ए और बी को निकालने के लिए सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड का निकालने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड आर वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो ये ओ ए है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओ ए को आगे बढ़ाते हैं और ये ले जाते हैं और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट डी है। ठीक, इस लाइन को थोड़ा सा डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि इस पर परपेंडिकुलर सी डी जो डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे टर्म में थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर हम इस थीटा को ध्यान देते हैं, ठीक है, केस ये जो ट्रायंगल है ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी, ओके, इन ट्रायंगल ए डी सी अगर हम साइन थीटा लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, ये परपेंडिकुलर है, ये क्योंकि इस ट्रायंगल में देखिए ये पाइथागोरस लॉ से लागू हो सकता है कि सी डी ए में या ए डी सी में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री है। तो साइन थीटा अगर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा सी डी जो परपेंडिकुलर और ए सी। तो यहाँ पर ए सी का मैग्नीट्यूड बी है और हम जब भी इस तरह का रेशियो लेते हैं तो मैग्नीट्यूड को लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सी डी बाई बी। इसका मतलब सी डी इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर कॉस थीटा के टर्म में लिखना चाहेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस यहाँ पर है ए डी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो इसका मतलब ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए सी कॉस थीटा और ए सी को हम लिख सकते हैं, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को बी। इसका मतलब बी कॉस थीटा। इससे साफ होता है कि जो ए डी है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए डी या ओ डी के डायरेक्शन में जो होगा वो होगा बी कॉस थीटा और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग डी सी के डायरेक्शन में वो हो जाता है बी साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख देते हैं और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। ओके, अब हम ना पाइथागोरस लॉ का फिर से यूज करेंगे और उस टाइम यूज करेंगे ट्रायंगल ओ डी सी में। ठीक है, अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना होता है किसी हाइपोटेन्यूज का तो वो हम करते क्या है कि जो बेस का स्क्वायर करते हैं प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम का अंडर रूट लेते हैं। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना चाहेंगे तो नॉर्मली इसको इस तरह से डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, ये मॉडुलस है, ये नेगेटिव साइन नहीं दे सकता। ठीक है, तो नॉर्मली इसको क्या करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर और ओ डी को हम लिख सकते हैं, ओ डी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी हो जाएगा डी सी का स्क्वायर लिखते हैं। अब इस आपका वैल्यू वेट करते हैं। तो ओ ए इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी सी के लिए क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा। ओके, बी साइन थीटा। और अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करें, ए प्लस बी में स्क्वायर तोड़ रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया तो आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम इसका अगला टर्म लिखने वाले हैं। ओके, तो लिख लेंगे आई होप कि अब ना इसको हम आगे ले चलते हैं। ठीक है, आगे ले जाने का मतलब कि देखिए यहाँ पर है जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में कॉमन लेते हैं और ये हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बच जाता है एक टर्म 2ab
कॉस थीटा। यहाँ जो थीटा है ये दोनों के बीच में एंगल है, ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ही थीटा है और ए भी मैग्नीट्यूड है, तो पहले बता चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल सी बात है कि उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड पता है तो सिंपल सा करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और उसका अंडर रूट ले लेना, तो सिर्फ इसमें हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि जब हम वेक्टर सम करते हैं तो उससे हम वेक्टर ही मिलता, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से कोई वेक्टर नहीं बन जाता। तो इसके लिए हमको आर वेक्टर का जो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो आर वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड भी पता करना पड़ेगा, सॉरी डायरेक्शन भी पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो जो ए वेक्टर है अगर वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता, ठीक है, अल्फा एंगल बनाता, तो हम पता कर सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इस जो अगर मान लेते हैं आर वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखते हैं, हम लिख देते हैं इफ आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर, तो अगर देखेंगे इस पूरा ट्रायंगल में, ठीक है, इस पूरा ट्रायंगल में, तो अगर अल्फ़ा को हम इस टर्म में लिख सकते हैं बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो लिखते हैं क्या कि tan अल्फ़ा ट्रायंगल ओ डी सी में tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा डी सी बाई ओ डी, ठीक है। तो हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री ऐसी हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा डी का बात करें तो डी हो जाएगा बी साइन थीटा और ओ डी का बात करें तो हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ओके। मतलब कि ये थीटा है, हम बी और साइन का जैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहाँ पर बी और ए का वैल्यू दिया रहेगा या जनरल टर्म में भी रह सकता है। तो इस तरह से हमको उसका डायरेक्शन भी मिल गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है कितना एंगल के साथ जा रहा है प्लस कि इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ कुछ स्पेशल केस भी होता और उन स्पेशल केस का हम डिस्कस करने वाले। जैसे मान लेते कि थीटा 0 है, थीटा 90 है या थीटा 180 है, तो इस टर्म में क्या होगा इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, किसी तरह का भी एग्ज़ाम हो, खास करके जेईई मेंस में बिना वेक्टर का आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। फिजिक्स में हर एक चैप्टर में वेक्टर का यूज किया जाता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक टर्म है वो हम बता देंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो अब हम कुछ स्पेशल केस पर बात करेंगे। जैसे कि हम डिराइव कर चुके थे कि अगर दो वेक्टर है कि ए और बी और उनके बीच का जो एंगल अगर थीटा है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मीन्स उनका जो मैग्नीट्यूड है स्पेशली, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा एंगल बिटवीन दम। यहाँ पर एक और स्पेशल है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है विद ए वेक्टर। यहाँ ध्यान देने बात है कि हम वहाँ सब जब डिराइव किए थे कि थीटा तो ए वेक्टर के साथ है, तो ए वेक्टर हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। स्पेशल केस में हम बात करेंगे, स्पेशल केस का अगर बात करेंगे, इफ ए वेक्टर और
जो थीटा है स्पेशल केस में इफ़ थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 और ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं है, या तो ये बोल सकते हैं पहले कि ए वेक्टर बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0, कि ये दोनों 0 नहीं है, तभी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर दिया है, दो वेक्टर है ए और बी और वो 0 नहीं है और उनके बीच का जो एंगल है थीटा है, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे कुछ नहीं, सिंपल सा उसका वैल्यू बैठाएंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 का मान हमें पता है, cos 0 का 1 होता है ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं a प्लस बी, ए मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव होने की बात ही नहीं है, इसीलिए जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसे आर मैक्स भी बोलते हैं, जो रिजल्टेंट है ये मैक्सिमम भी बोलते हैं, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो a प्लस बी है, ओके। अगर हम बात करते हैं कि एंगल के बारे में क्या होगा, अगर थीटा है तो जो रिजल्टेंट एंगल के बारे में, अगर 0 है तो रिजल्टेंट एंगल के बारे में बात करते हैं, तो उसलिए हम करते हैं tan अल्फ़ा या अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन 0 बटा a प्लस बी कॉस 0, ओके। तो अगर सारे वैल्यू वेट पुट कर देते हैं तो tan इनवर्स, देखो यहाँ पर जो साइन 0 है तो साइन 0 इसका मतलब साइन 0 0 होता है, तो ऊपर वाला पूरा टर्म 0 हो गया, और ये a प्लस बी कॉस 0 1 होता, तो इसका मतलब जो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 मतलब अल्फ़ा बराबर 0, ठीक है। इसका ये मतलब है जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगा जिधर ए डायरेक्शन है, क्योंकि ये एंगल 0 हो गया, ठीक है। जिससे यहाँ बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मान लेते कि ए वेक्टर है ये और इधर ही है बी वेक्टर, ठीक है, ये ओ है, मान लेते ये ए था और ये हाँ और इसको हम सी बोले, ठीक है, ओ ए सी, तो इनका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी इसी अलोंग होगा, ओके। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट केस पर बात करेंगे। नेक्स्ट केस की बात करते, अगर उसको पहला केस माने हैं तो ये केस 2 का बात करें, वो भी स्पेशल केस, ठीक है। तो इस टाइम पे देखिए कि मान लेते हैं जो थीटा है एंगल बिटवीन, कि थीटा इक्वल टू अगर मान लेते हैं 90 डिग्री है, कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है, तो इसका एक ग्राफ बना देते, छोटा सा फिगर है इस तरह से, ये ए वेक्टर है मान लेते हैं और ये बी वेक्टर, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और इसमें तो ए वेक्टर बी वेक्टर 0 होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर 0 है तो फिर हम ये वेक्टर एडिशन कर ही नहीं सकते, तो इस टाइम जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो वो चलिए पुट करते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और जो cos 90 का वैल्यू होता है वो 0 होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल सी कि दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है एक दूसरे से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम एंगल की बात करें कि इसका एंगल किधर होगा, तो tan अल्फ़ा वाला फार्मूला लगाते हैं, ये वाला, तो एंगल के लिए करते हैं, एंगल के लिए तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन 90 बाई ए प्लस बी कॉस 90, ओके।
यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो इसका मतलब, और कॉस 90 का 0, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स b बाई ए। ओके, ये अभी b और वैल्यू जो a का वैल्यू रहेगा उसी हिसाब से इसका हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अगर हम इस केस में देखें कि अगर a और b बराबर हो, ठीक है, एक स्पेशल केस के अंदर, स्पेशल केस अगर a और b बराबर होता है, इस केस में अगर इफ़ a और b बराबर है तो जो अल्फ़ा होगा वो tan इनवर्स a बाई बी, क्योंकि a और b बराबर है तो इसका मतलब कि अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये इसका मतलब कि 45 डिग्री, कि दोनों का जो बीच रिजल्टेंट है, दोनों का रिजल्टेंट वो बीच से पार होगा कुछ इस तरह से, और वो 45 डिग्री एंगल करेगा, एंगल बनेगा। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें कि a और b दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट में लिख सकते हैं, इसमें लिखना ठीक नहीं है तो और यहाँ लिख देते हैं कि रिजल्टेंट a और b बराबर है तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज दोनों में a स्क्वायर लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, इसका मतलब √2a, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन, ये। लेकिन स्पेशल केस के अंदर एक स्पेशल केस है कि a और b बराबर है। नॉर्मल केस ये है कि अगर अल्फ़ा निकालना हो तो tan इनवर्स b बाई a हो जाएगा। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अभी एक और केस के बारे में बात करते हैं। वो केस है, अगर केस में ये है कि जो एंगल दोनों के बीच में है वो 180 डिग्री है, इसका मतलब एंटी पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी एंटी पैरेलल है, तो उस टाइम पे केस में हम बात करते हैं इफ़, केस 3 है ये, इफ़ ए और बी जो थीटा है वो 180 डिग्री है और ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है और 0 भी नहीं है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर नहीं है और 0 भी नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे कि अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम उसके मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये ए वेक्टर, सॉरी ए स्क्वायर का वेक्टर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू होता -1, तो इसका मतलब ये जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसका लिखना चाहेंगे मैग्नीट्यूड को, तो यहाँ पर एक टर्म ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड नेवर भी नेगेटिव। तो जब भी इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये मॉड में होना चाहिए। ठीक है, मॉड में रहने से क्या आता है कि अगर a बड़ा है या b बड़ा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा। ओके, इसका कुछ इस तरह का है, एगो फिगर हम बना देते हैं। और हाँ, इसका अगर एंगल निकालना होगा तो एंगल के लिए क्या करते हैं, फॉर एंगल, एंगल मीन्स यहाँ पर रिजल्टेंट एंगल, तो वो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन 180 डिग्री बाय a प्लस बी कॉस 180 डिग्री। ठीक है, फिर से देखिए tan इनवर्स बी साइन 180 डिग्री बाय a प्लस बी कॉस, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 0 बटा a माइनस बी। ठीक है, ये कॉस 180 तो माइनस हो जाएगा, साइन 180 का 0 होता तो a माइनस बी। अगर a माइनस बी 0 हो जाए, कुछ भी हो 0 नहीं, स्पेशली है वो केस, स्पेशल केस है, a माइनस बी तो कॉस 180 हो जाता है -1, तो इसका मतलब ये 0 होगा। ठीक है, कि जो अल्फ़ा है tan इनवर्स 0 मतलब अल्फ़ा बराबर 0 डिग्री। ओके, कि
अगर हम फिर से एक बार और बता देते हैं कि अगर हमको रिजल्टेंट निकालना प्लस उसका डायरेक्शन भी निकालना है, रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो सिंपल सा जो फॉर्मूला है ट्रायंगल ऑफ एडिशन का कि ए वेक्टर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट लेंगे और जो अल्फ़ा है रिजल्टेंट का वो पुट कर देते हैं। ये tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए, और वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिलती रहे और हम इस तरह का वीडियो बनाते रहे, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो जिनकी इसकी ज़रूरत है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो हमसे ये बोलते हैं सर वीडियो बनाइए, खास करके ये जो वेक्टर है हमारे एक स्टूडेंट के डिमांड पे बनाया गया। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे चाहिए कि हमको इस टॉपिक पे पढ़ना है तो हम उस पर वीडियो कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट्स में लिखें कि आपको किस तरह की टॉपिक पे इंटरेस्ट है और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।